ओ सरिता, सुन रही हो? मैं निकल रहा हूँ। हाँ, आती हूँ। मैं निकलता हूँ। आज थोड़ा जल्दी जाना है। ठेकेदार ने कहा था कि नए काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। हाँ, ठीक है। लेकिन कुछ खा तो लो, ऐसे खाली पेट मत जाओ। अरे क्या खाऊं? लेट हो जाऊंगा। काम पर पहुंचते ही चाय वाय पी लूंगा। ये रोज रोज खाली पेट काम पर जाना ठीक नहीं है। शरीर भी तो चाहिए काम करने के लिए। अरे मजदूरों का पेट खाली ही रहता है सरिता। अब आदत हो गई है। लेकिन तुम्हारी सेहत की भी फिक्र होती है। रोज ऐसे ही खाली पेट काम करोगे तो एक दिन बीमार पड़ जाओगे। जानता हूँ, पर अभी और कोई चारा भी तो नहीं है। जब तक काम मिल रहा है तब तक जाना तो पड़ेगा। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी 2 रोटियां बांध करके देती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ये लो, और लौटते वक्त चावल दाल लेते आना। आज शायद ठेकेदार से कुछ एडवांस मिल जाए, तो लौटते वक्त कुछ दाल चावल लेते आऊँगा। समय पर खा लेना और अपना ध्यान रखना और काम पर सावधानी से रहना। हाँ, ध्यान रखूँगा। और तुम भी ज़्यादा चिंता मत किया करो। हाँ ठीक है, जल्दी वापस आना। मेरा पैर। अरे ये मोहन को क्या हो गया? अरे मोहन, तुझे क्या हुआ? कैसे गिर गया? अरे भाई, पैर पे ईंटें गिर गया। बहुत जोर से लगी है। तुझे तो बुरी तरह से चोट लग गई है। उठने की हालत में भी नहीं लग रहा। काम छोड़कर कैसे घर जाऊँ? ठेकेदार कल से हाजिरी काट देगा। भाई अब काम करने की हालत में नहीं है। घर जा और डॉक्टर को दिखा, वरना ये और बिगड़ जाएगी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, पर कल से काम पर नहीं जा पाया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ये क्या हो गया? आपके पैर में चोट कैसे लगी? काम करते वक्त ईंटें गिर गया। अब डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। लेकिन आराम? हम तो रोज का कमाते हैं तभी घर चलता है। बिना काम के कैसे चलेगा ये सब? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर डॉक्टर ने साफ कहा है कि अभी ध्यान नहीं रखा तो और चोट बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? घर में दाल चावल भी खत्म हो गए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं क्या कर सकता हूँ सरिता? कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब किसी से उधार लेकर ही घर चलाना होगा। भैया, दाल चावल चाहिए, पर अभी पैसे नहीं हैं। क्या कुछ उधार दे सकते हो? जैसे ही पैसा मिलेगा लौटा दूंगी। उधार? पहले का उधार तो चुकाया नहीं है और अब फिर उधार मांग रही हो। भैया, मोहन को चोट लग गई है, काम नहीं कर पा रहा। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे भी दुकान चलानी है। ऐसे तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं चुका दूंगी। एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा। तुम जाओ यहां से। दुकान पर गई थी। दुकानदार कह रहा था कि पहले का भी पैसा चुकाना बाकी है, इसलिए उधार देने से मना कर दिया। अरे ये लोग भी ना हमारी हालत समझ ही नहीं रहे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं सोच रही हूं कि पड़ोसन से कुछ पैसे उधार मांग लूं, शायद वह मदद कर दे। ठीक है, जाओ मांग कर देखो, शायद कुछ मिल जाए। सुमित्रा दीदी, घर में कुछ भी नहीं बचा है। मोहन की चोट के बाद से हालात और खराब हो गए हैं। क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकती हो? देखो सरिता, मुझे खुद अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। बस कुछ पैसे दे दीजिए, जैसे ही हो सकेगा लौटा दूंगी। मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। तुम किसी और से मांग लो। ओ मोहन, बाहर आओ भाई। ये किराया कब दोगे?
हर महीने बहाने बनाते रहते हो। नमस्ते मालिक। मोहन अभी बाहर नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? हर बार कोई ना कोई नई कहानी। किराया कब दोगे? पिछले महीने का भी बाकी है और इस महीने का भी आने वाला है। मकान ऐसे मुफ्त में थोड़ी दिया है रहने को। मालिक, मोहन का काम पर हादसा हो गया है, पैर में चोट आई है, वो अब भी काम पर नहीं जा पा रहा। इस महीने भी किराया देना मुश्किल हो गया है। ये तो रोज़ की कहानी हो गई है। कभी पैसा नहीं है, कभी काम नहीं है, कभी हादसा हो गया है। मेरे पास कोई पेड़ लगा है क्या पैसे का? मकान का किराया चाहिए मुझे, समझी? जी मैं समझती हूँ, लेकिन इस बार सच्ची में मुश्किल हो गई है। मोहन के बिना काम किए घर में कुछ भी नहीं आ पा रहा। आप थोड़ा और वक्त दे दीजिए, जैसे ही वो काम पर जाएगा हम सब चुका देंगे। थोड़ा और वक्त, थोड़ा और वक्त, यही सुना है मैंने तुम लोगों से। कब तक इंतज़ार करूं मैं? मकान में रहने का किराया देना पड़ता है, ये तुम्हें भी पता है। मैं भी किसी और को ये घर किराए पर दे सकता हूँ जो समय पर पैसे दे। मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे हालात अभी बहुत बुरे हैं। मोहन काम शुरू करेगा, हम पूरा बकाया चुका देंगे। हर महीने यही सुनता हूँ तुम लोगों से। तुम लोग कोई मजदूरी करते हो, कोई बड़ी नौकरी तो करते नहीं कि पैसे मिल जाएंगे। देख लो, इस बार अगर किराया नहीं मिला तो मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मालिक, मैं हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। मोहन जब ठीक हो जाएगा हम किसी भी तरह से पैसे जुटा लेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 1 महीने का इंतज़ार करूँगा, लेकिन याद रखना, अगली बार अगर किराया नहीं दिया तो तुम्हें मकान खाली करना पड़ेगा। मकान मालिक आया था, किराए की पाई पाई गिनवा रहा था। इस महीने का किराया तो छोड़ो, पिछले महीने का बकाया भी मांग रहा था। ये मकान मालिक भी ना, उसे हमारी हालत का अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें क्या बताया उसे? मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, काम पर नहीं जा पा रहे हो, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। कह रहा था कि अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो घर खाली करवा देगा। घर खाली करवा देगा? वो समझता क्या है? हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। हमें वक्त चाहिए, पैसे उगाकर थोड़ी ना ला सकते हैं। पड़ोसन ने भी उधार देने से मना कर दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। सब जगह से निराश होकर आती हूँ और फिर ये सारी बातें सुननी पड़ती हैं। समझ नहीं आता क्या करें, किससे मदद मांगें। सोच रही हूँ दीदी से कुछ मदद मांग लूँ, आखिर वो हमारी अपनी है। शायद कुछ पैसों का इंतजाम कर दें ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। तुम्हारी दीदी तो अमीर है, लेकिन उनके व्यवहार के बारे में तो तुम्हें पता है। हाँ जानती हूँ, पर इस बार हालात ऐसे हैं कि कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। बस थोड़े दिन का सहारा मिल जाए। अगर तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी तो कोशिश करो। आज ही जाऊंगी उनसे मिलने, उम्मीद है कि वो हमारी हालत समझेंगी। दीदी, ओ दीदी, ओ शालिनी दीदी। अरे सरिता, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? ठीक नहीं हूँ दीदी, आपकी मदद चाहिए। अंदर आओ, बात क्या है बताओ। दीदी, मोहन को चोट लग गई है, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैंने दुकान और पड़ोस से भी मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं दे रहा। क्या आप कुछ पैसे दे सकती हैं? हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम दीदी? तुम्हें मेरे सिर से जुएं निकालनी होंगी। जब तक तुम सारे जुएं नहीं निकालोगी, मैं पैसे नहीं दूंगी। सरिता को अपमान का एहसास होता है और उसे मजबूरी में उसकी बड़ी बहन शालिनी के सिर से जुएं निकालनी पड़ती हैं। सरिता शालिनी के सिर से जुएं निकाल लेती है और शालिनी उसे पैसे देती है। जैसे ही सरिता जाने लगती है, शालिनी उसे फिर से बुलाती है। अरे ये क्या किया तुमने? अब भी सिर में खुजली हो रही है। सारे जुएं निकाले नहीं शायद। वापस करो सारे पैसे। सरिता स्तब्ध हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह शालिनी के पैसे वापस कर देती है और उदास मन से घर लौट जाती है।
सरिता अपने अमीर बहन के घर से वापस लौट रही है। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद एक साधु बाबा वहां से गुजरते हैं। बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है, बताओगी? बाबा क्या बताऊं, मेरा हाल बहुत बुरा है। मेरे पति का पैर काम पर चोटिल हो गया है, घर में खाने तक को नहीं है और जो भी था वो कर्ज और बीमारी में खर्च हो गया। किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि मेरी बहन भी, उसने भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया। बेटी, जीवन में ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं, पर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तुम्हें अपने हालात से लड़ने की शक्ति चाहिए। बाबा अब शक्ति कहाँ से लाऊं? काम करने वाले हाथ भी नहीं हैं और कोई काम भी नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़े पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पास भी तो इतना नहीं होगा, फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा काम तो बस दूसरों की मदद करना है बेटी। जब तक किसी की मदद कर सकता हूँ, करता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बहुत बड़ी मदद दी है। सरिता को साधु बाबा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। सरिता उनके जाने के बाद पैसे देखते हुए सोच में डूब जाती है। ताजी सब्जियां ले लो, आलू, टमाटर, बैगन। अचानक उसकी नजर सड़क पर सब्जियां बेचने वाले ठेले पर जाती है। एक सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है। सरिता उसे देखती है और उसके मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं भी सब्जी बेचने का काम शुरू करूं? घर घर जाकर सब्जी बेच सकती हूं। इस तरह से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं और घर का खर्चा चल सकता है। इस बार भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया है। अब मेहनत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ताजी सब्जियां ले लो दीदी, सब ताजा है, सीधा खेत से लाई हूँ। सब्जी तो ताजी लग रही है। कितने का बैंगन दे रही हो? 30 रुपए किलो। 1 किलो दे दो। ये लो दीदी। हर दिन की तरह सरिता सुबह सुबह सब्जियां बेचने निकल जाती थी। रोज की तरह आज भी उसकी आधी सब्जियां ही बिकीं। दोपहर होते होते जब उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी तो वह अपनी टोकरी लेकर रोज की तरह उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठते ही वह अपनी बेचैनी और संघर्ष के बारे में सोचने लगी। उसे पता नहीं था कि वह जादुई पेड़ के नीचे बैठी है और जादुई पेड़ उसकी हर बात सुनता है। आज फिर इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खास नहीं बिका। सुबह से चल रही हूँ, पर पैसे तो बस घर के किराने का सामान खरीदने के लिए भी पूरे नहीं हो पा रहे। पेड़ उसकी बातों को सुनते हुए मन ही मन उसे समझता है। उसकी ईमानदारी और संघर्ष देखकर पेड़ को सरिता पर दया आती है। आज भी थोड़ा ही पैसा कमा पाई, पर कोशिश जारी रखनी होगी। खैर, थोड़ा सुस्ता लेती हूँ, फिर बाकी की सब्जियां बेचकर ही घर जाऊंगी। सुबह सुबह सरिता रोज की तरह सब्जियां बेचने निकल पड़ती है। ताजी सब्जी लाई हूँ दीदी, ले लो। अभी सब्जी है, 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद लूंगी। आज तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकी। थककर और दुखी होकर वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हाय भगवान, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी। घर का खर्चा कैसे चलेगा? रोज इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। घर चलाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारे संघर्ष को मैंने हर दिन देखा है। तुम कितनी मेहनत करती हो,
फिर भी संतोषजनक कमाई नहीं कर पाती। अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। कई दिनों से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। पेड़? क्या ये सच में मुझसे बात कर रहा है? हाँ सरिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सह रही हो। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? आप मेरी मदद करेंगे? कैसे? मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कैसा वरदान? तुम्हारी सब्जियां तुरंत ही बिक जाएंगी और जब भी तुम सारी सब्जियां बेच दोगी, ये टोकरी अपने आप से भर जाएगी। सचमुच? मेरी टोकरी फिर से भर जाएगी? ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। अब तुम्हें सब्जियां न बिकने की चिंता और खत्म होने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब से सब्जियां जल्दी बिकने लगेंगी और टोकरी अपने आप दोबारा भर जाएगी। धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैसे आपका आभार मानूं? बस हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना और जरूरतमंदों की मदद करना। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा ईमानदारी से मेहनत करती रहूंगी और किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। जाओ बेटी, अब तुम्हारी टोकरी कभी खाली नहीं होगी। सरिता के लिए यह एक नई सुबह थी। उसने पहले की तरह अपनी टोकरी में सब्जियां रखीं और घर घर बेचने निकल पड़ी। गली गली में लोग उसके पास सब्जियां खरीदने आते और वो बिना रुके उन्हें बेचती जाती। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते जैसे उसकी सब्जियों में कोई खास बात हो। कोई भिंडी मांगता तो कोई बैंगन, और सरिता की टोकरी मानो कभी खाली ही नहीं होती। जिस दिन उसने पूरी टोकरी खाली करने की कोशिश की, उसी दिन उसने देखा कि जैसे ही सब्जियां खत्म होती, टोकरी फिर से भर जाती। ये चमत्कार देखकर वह मन ही मन खुश थी और उसने यह राजपति के सिवाय किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों के बाद सरिता की मेहनत ने उसे एक स्थिर आय दिला दी थी। उसने अब एक छोटा सा दुकान बाजार में खोल लिया था, जहां लोग उसके पास सब्जियां लेने आते थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दुकान में मोहित भी उसका साथ देने लगा। दोनों मिलकर सब्जियां बेचते और लोग उनकी दुकान पर आकर खुशी खुशी सब्जियां खरीदते। ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी और धीरे धीरे सरिता और मोहित की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब सरिता का जीवन बदल चुका था। वो एक दिन अपने सपनों का घर खरीदने में सक्षम हो गए। उनके पास अब एक बड़ा खूबसूरत घर था, जहां वे आराम से रह सकते थे। उनका परिवार खुशहाल था